नमस्कार, मैं विकास इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैंने यहां पर 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज को स्टार्ट किया था। तो यहां पर इस सीरीज का ये तीसरा वीडियोज है। तो यहां पर इस वीडियो में मैंने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को क्लियर किया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसरो, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ, एनएफसी, सेल, एनटीपीसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आदि में आए हुए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन हर बार इन टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? तो अग्निशामक मशीन, पानी से भरी बाल्टियाँ, रेत से भरी बाल्टियाँ, ये सभी। तो यहाँ पर वर्कशॉप में यानी कि कार्यशाला में आग बुझाने के लिए अग्निशामक मशीन की भी आवश्यकता है, पानी से भरी बाल्टियाँ, रेत से भरी बाल्टियाँ। तो यहाँ पर ये सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, वह बॉक्स जिसमें सामान्य दवा, रुई, पट्टी आदि रहती है उसे ... बक्सा कहा जाता है। मोल्ड, शीतलक, प्राथमिक चिकित्सा औजार। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? जो जिसमें सामान्य रूप से दवा, रुई, पट्टी आदि रखी जाती हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर है 3, दुर्घटना से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? यानी कि एक्सीडेंट से बचने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जॉब, मशीन एवं कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी अपने तरीके से कार्य करना, यानी कि अपने कोई नए तरीके से कार्य करना, जल्दबाजी से कार्य करना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है, तो यहाँ पर जॉब, मशीन एवं कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना है। जब आप सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटना से यहाँ पर आप आसानी से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है दोस्तों? यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य होता है? जीवन का संरक्षण करना, आगे होने वाले नुकसान को रोकना, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, ये सभी। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य होता है? तो यहाँ पर प्राथमिक उपचार का ये सभी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जीवन का संरक्षण भी करना होता है, आगे होने वाले नुकसान को भी रोकना है और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर है 5। तो देखिए 5 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई द टूल शो इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए औजार को पहचाने। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है ये कौन सा टूल है। फाइल, छेनी, माइक्रोमीटर, खरोंचक यानी कि स्क्राइबर, माइक्रोमीटर, चीजल फाइल, इनमें से कौन सा यह औजार है? तो यहाँ पर ये औजार कौन सा है? यहाँ पर ये औजार जो है इसको हम बोलते हैं स्क्राइबर। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फाइल होती है वो आपकी इस तरीके से होती है, इसको हैंड फाइल कॉमन कटिंग टूल में आती है। और इधर जो चीजल है आपकी छेनी को मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो
चीजल आपकी इस तरीके की होती है। जो माइक्रोमीटर है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। तो माइक्रोमीटर आपका कुछ इस तरीके से इस टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा न्यूनतम 10 माइक्रोन में माप ले सकते हैं, जिसको mm में 0.01 मिलीमीटर यानी कि mm इसका लिस्ट काउंट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अगले क्वेश्चन नंबर में देखिए दोस्त क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण है। यहाँ पर ये दिए गए हैं चीजल, आप देख ही चुके हैं ये चीजल है। और बेंच वाइज यहाँ पर ये बेंच वाइज दी गई है। बेंच वाइज जो है आपकी ये वर्क होल्डिंग डिवाइस में आती है। और यहाँ पर स्टील रूल आपकी ये हो गई है। और यहाँ पर फाइल जो आपकी रेती है वो यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाएगी। तो इनमें से कौन सा एक मापन उपकरण है यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है स्टील रूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टील रूल है, इसके माध्यम से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द टूल शो इन द पिक्चर, यानी कि चित्र में दर्शाए गए औजार को पहचाने। यहाँ पर ये चित्र में औजार दिया गया है, आपको पहचानना है कौन सा औजार है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर में ऑप्शन नंबर ए है फाइल रेती है क्या आपकी, ये चीजल है क्या, चीजल भी नहीं है। माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर भी नहीं है। तो हैमर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैमर, हथौड़ा। ये आपका हैमर यानी कि हथौड़ा है। तो आपने फाइल तो देख ही चुके हैं। तो फाइल आपकी इस तरीके की है, ठीक है दोस्त। जो चीजल है वो आपकी इस तरीके की है, यहाँ पर दिखा दी है मैंने। और जो आपका माइक्रोमीटर है वो यहाँ पर मैंने दिखाया है। तो ये माइक्रोमीटर है, ये एक सूक्ष्म मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा 0.01 मिलीमीटर तक की सूक्ष्म माप ली जा सकती है, जिसे माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कहते हैं। और यहाँ पर ये इसका फ्रेम है, ये इधर स्पेंडल है, ये इधर मेजरिंग फेस है, इधर लिखा हुआ भी है। और ये रीडिंग लाइन है, ये आपका थिम्बल है, ये आपका जो है इसको रेचेट बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 8 नंबर। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्त, यहाँ पर बोला गया है हेक्सा ब्लेड। जो हेक्सा ब्लेड है के निकटतम दांतों के बीच की दूरी को ब्लेड की डाट के रूप में जाना जाता है। ये आपका हेक्सा ब्लेड रहा, ये आपका जो हेक्सा ब्लेड है, अब देख लीजिए ये हेक्सा ब्लेड है। तो यहाँ पर बोला गया है ब्लेड के निकटतम दांतों, यहाँ पर ब्लेड में महीन महीन से दांत बने हुए हैं। तो बोला गया है निकटतम दांतों के बीच की दूरी, जो दांत इसके बने हैं इस तरीके से कुछ बने होंगे। तो इनके बीच निकटतम दो दांतों के बीच की दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दो दांतों के बीच की निकटतम जो दूरी है उसको यहाँ पर हम लोग पिच बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो फ्रेम है तो वो आपका फ्रेम, यहाँ से आपको ये फ्रेम इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में फ्रेम बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है विंग नट। विंग नट कैसा होता है मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ चलिए पिक में ये देखिए, इधर जो नट लगा है इसको हम विंग नट बोलते हैं। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से जो ब्लेड है इसको हम ढीला और टाइट कर सकते हैं। तो इसको अगर लूज है तो इसको हम यहाँ से टाइट कर लेंगे, नट को टाइट करेंगे तो ये ब्लेड है वो आसानी से टाइट हो जाएगा। और अगला ऑप्शन नंबर है डी टैंग। टैंग हेक्सा में, तो यहाँ पर टैंग जैसे रेती में टैंग होती है, यहाँ ये हैंडल के अंदर जो भाग इसके अंदर गया है हैंडल में उसको हम टैंग बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर हैंडल के अंदर होगा उसको हम टैंग बोलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर है 9।
9 क्वेश्चन में देखिए दोस्त क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा प्रचालन छिद्र को अधिक सटीक बनाने के लिए किया जाता है। जो छिद्र यानी कि होल है उसको अधिक सटीक बनाने के लिए, यानी कि जो होल है उसको एकदम फिनिश बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यह है ऑप्शन नंबर ए, रीमिंग, टैपिंग, वोरिंग, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो रीमिंग है वो यहाँ पर देख लीजिए, एक इमेज के माध्यम से मैंने आपको दिखाने का काम किया है। तो यहाँ पर ये टेलीस्टॉक के स्पेंडल में यहाँ पर रीमर को मैंने लगा हुआ है और इधर ये जाब है, जाब में ड्रिल किए हुए होल में रीमिंग की जा रही है। और इधर ऑप्शन नंबर है सेकंड, टाइपिंग। टाइपिंग इस तरीके से होती है, ये टेप के द्वारा देख लीजिए यहाँ पर ये टेपिंग ऑपरेशन हो रहा है। और बोरिंग ऑपरेशन जो होता है वो आपका इस तरीके से होता है, आपके लेथ मशीन के 3 या 4 चक में इस तरीके से वर्क पीस को यहाँ पर होल्ड किया जाता है। उसके बाद में ये देख लीजिए आपके कैरिज में इधर टूल पोस्ट है, तो टूल पोस्ट में ये एक यहाँ पर ये नीला सा आपको दिख रहा होगा, ये इधर तक आया है, यहाँ तक ये आपका है वोरिंग टूल, इसको हम लोग बोलते हैं वोरिंग टूल, ठीक है। तो वोरिंग टूल यहाँ पर कार्बाइड की बिट लगी है, तो इसके माध्यम से जैसे टर्निंग होती है सेम वैसे ही अंदर यहाँ पर ड्रिल किए हुए होल को और इसमें स्टेप बाय स्टेप करके हम बोरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बोरिंग है वो एकदम टर्निंग की तरीका से यहाँ पर बोरिंग होती है। और यहाँ पर बोला गया है आपसे रीमिंग, रीमिंग इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है अधिक सटीक कौन सा ऑपरेशन है। तो यहाँ पर इसमें रीमिंग आपका जो करेक्ट आंसर निकल करके आया जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए 10 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए इसमें बोला गया है चित्र में दर्शाए गए छेनी के प्रकार को लिखो। यहाँ पर ये आपकी छेनी है वो दिखाई गई है। तो यहाँ पर ये छेनी आपकी यानी कि चीजल है, ये किस प्रकार की चीजल है। अर्धगोलाकार छेनी ये भी नहीं आपकी है। सपाट छेनी ये आपकी सपाट छेनी यानी कि फ्लैट चीजल है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और क्रॉस कट चीजल अलग टाइप की होती है, हीरक बिंदु डायमंड पॉइंट की चीजल वो भी अलग तरीके की होती है। अगले वीडियो में मैं आपको चीजल के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। तो चित्र में दर्शाए गए मशीन को पहचाने। यहाँ पर आपको एक मशीन दिखाई गई है, आपको उस मशीन को पहचान करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे देना है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है चित्र में दर्शाई गई मशीन को पहचानिए। यहाँ पर ये मशीन आपको दी गई है, आप देख लीजिए एक ये इतनी बड़ी सी आपको मशीन दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस मशीन का नाम बताना है और कुछ नहीं बस। तो चित्र में ये आपको मशीन दिख रही है, आप इसको अच्छे से जानते होंगे, ये आपकी एक लेथ मशीन है जिसे हम लोग हिंदी में खराद मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पर खराद मशीन यानी कि लेथ मशीन जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 11th में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन द पिक्चर, यानी कि जो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट है ये आपको दिखाया गया है। देख लीजिए मैंने इसको वाटर कर दिया है, एक गोले में बंद कर दिया है। तो यहाँ पर चित्र में दर्शित उपकरण को पहचाने। जो चित्र है इसको पहचान करके आपको लिखना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, पहले कभी नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा। ये इस तरीके से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन सेट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो वो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन सेट होता है, यहाँ पर ये लगा है इसका स्क्वायर हेड और इधर लगा है सेंटर हेड, ये है प्रोटेक्टर हेड। और एक ये होती है आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टील रूल।
तो ये इन चीज़ों को मिलाकर के कॉम्बिनेशन सेट, इसके नाम ही से पता चलता है एक ऐसा सेट जिसमें कई चीज़ों को कंबाइन किया गया हो, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। तो बेवल प्रोटेक्टर जिसको आप लोग चांदा बोलते हैं वो चीज़ होता है। तो यहाँ पर और जो वर्नियर कैलिपर है, तो मैंने आपको यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का भी एक इमेज दिखाया है कि वर्नियर कैलिपर कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दिया है इमेज, ये वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर। तो ये वर्नियर कैलिपर है, यहाँ पर ये इसके जाज हैं और इन जाज के माध्यम से हम आउटसाइड की माप लेते हैं। ये इनसाइड इन जाज के माध्यम से इनसाइड की माप ली जा सकती है। और ये वर्नियर कैलिपर है, इसका मिनिमम यानी कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है, आपका लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 मिलीमीटर होता है, जिसको माइक्रोन में बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 माइक्रोन। और यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर है डी, साइन वार। साइन वार कैसा होता है तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर इमेज के माध्यम से दिखाया है। तो यहाँ पर ये जो है इधर देखने को आपको मिल रहा होगा, ये आपका साइन वार है, इसको हम लोग साइन वार बोलते हैं। साइन वार जो है इसका साइज कैसे लिया जाता है, ये रोलर है, रोलर के केंद्र से इनके बीच की ये दूरी है, इसी को हम लोग साइन वार का साइज कहते हैं। तो इसकी जो भी दूरी है इसी को हम लोग साइन वार का साइज बोलते हैं। तो यहाँ पर साधारणतः ये 200, 250 और 500 की साइज में देखने को मिल जाते हैं। और ये साइन वार है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात पर कार्य करता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 13 नंबर। इसमें बोला गया है क्या, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग ... मापन के लिए किया जाता है। जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है इसके द्वारा क्या मापा जाता है। तो यहाँ पर ... है, तो इसमें आपको फिल करना है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आपका कैसा होता है वो मैंने देखिए यहाँ पर राइट साइड में देखने को मिल रहा होगा, ये मैंने उसका एक इमेज यहाँ पर लगा रखा है। तो ये आपका है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इससे आप क्या मापते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोण, एंगल, लंबाई, गहराई, भार। तो जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसके माध्यम से हम कोण को माप करते हैं। कोई भी कोण है तो यहाँ पर हम इसके माध्यम से कम 5 मिनट तक के कोण को चेक कर लेते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है। तो यहाँ से आपका ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो आपका 5 मिनट होता है, ठीक है। और एक इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के 1 डिग्री को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है। तो ये 12 बराबर 1 डिग्री को 12 भागों में बांट देंगे। तो 1 डिग्री 12 भागों में जब बांटेंगे तो 1 भाग का मान आपका 5 मिनट हो जाएगा, यही इसका लिस्ट काउंट होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 14। देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें देखिए दोस्त बोला गया है, इनमें से कौन सा लेथ मशीन का हिस्सा है। तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बोला गया है लेथ मशीन का हिस्सा कौन सा है। हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिज, ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसके लेथ मशीन के
पार्ट्स होते हैं। तो हेड स्टॉक आपका यहाँ पर, ये जो मैंने इसको गोले में किया है तो ये आपका हेड स्टॉक होता है, और यहाँ पर टेल स्टॉक, ये इधर इसकी जो पूंछ होती है लेथ मशीन की, इसको हम लोग टेल स्टॉक बोलते हैं। ये आपका हो गया टेल स्टॉक, ठीक है। और आपका कैरिज है, ये लेथ के जो बेड है इस पर आगे पीछे मूव करता है, इसी को हम लोग कैरिज बोलते हैं। ये आपका हो गया कैरिज, कैरिज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर है 15 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, लेथ के हेड स्टॉक कहाँ स्थित, लेथ के हेड स्टॉक कहाँ स्थित होता है। जो एक लेथ मशीन होती है उसमें हेड स्टॉक कहाँ पर स्थित होता है, तो आप देख लीजिए ऊपर ये लेथ मशीन है। चलिए इसको मैं यहाँ पर पहले इरेज कर दें जो भी मैंने यहाँ पे किया है। देख लीजिए ये आपकी एक लेथ मशीन है, ठीक है दोस्त, दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, जो लेथ के हेड स्टॉक कहाँ स्थित होते हैं। तो ये आपका एक यहाँ पर हेड स्टॉक है, ये स्थित कहाँ पर होता है, इसका ऑप्शन पर अब आते हैं। लेथ बेड के दाहिने हाथ सिरे पर, तो दाहिना हाथ आपका इधर रहेगा, तो यहाँ पर ये नहीं होता है। तो लेथ बेड के बाएं हाथ सिरे पर, लेथ पर आप जब यहाँ खड़े होंगे चलाने के लिए तो आपका बायां हाथ इधर रहेगा, तो बाएं हाथ पर हेड स्टॉक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर क्लियर होता है। लेथ बेड के मध्य में, लेथ के बेड के मध्य में आपका हेड स्टॉक नहीं होता है, लेथ के बेड के नीचे वहाँ भी आपका ये नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से निकल करके आ रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या है। यहाँ पर बोला गया है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने कोण होते हैं। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ मेनी कटिंग एज आर देयर इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने कटिंग कोर होते हैं, यानी कि कितने कटिंग एज होते हैं। तो दोस्त यहाँ पर जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें एक ही कटिंग एज होता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये इसका नुक्कड़ सा है, कोना, इसी के माध्यम से लेथ पर लोहा जो भी है मेटल उसको काटा जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए मल्टी, ये जो एक इमेज यहाँ पर है, ये कटर है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कितने कटिंग एज है, हर जगह पे एक नया कटिंग एज है। तो ये आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में आता है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एक ही आपका जो वो रहता है कटिंग कोण। तो यहाँ पर कटिंग कोर, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1 सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन द पिक्चर, यानी कि जो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया चित्र है इसको आपको पहचान कर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर इसको घेर दिया है, तो आप देख लीजिए, इसको आपको पहचान करके बताना है कि ये कौन सा पिक्चर है। तो यहाँ पर ये चित्र है, आपको इस चित्र को पहचान करके लिखना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इनसाइड माइक्रोमीटर, आंतरिक माइक्रोमीटर। ये आपका आंतरिक माइक्रोमीटर होता है। यहाँ पर वर्नियर कैलिपर दिया गया है। तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर कैसा होता है मैंने आपको अभी पहले दिखा चुके हैं। तो वर्नियर कैलिपर ये यहाँ पर देख लीजिए, ये वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर आपका इस तरीके से होता है। आप इसको देख लीजिए, इसका जो मिनिमम लिस्ट काउंट यानी कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 mm, यानी कि 20 माइक्रोन तक वर्नियर कैलिपर की सहायता से हम माप को ले सकते हैं कम से कम। अगला है वर्नियर हाइट गेज। ये मैंने आपको यहाँ पर एक वर्नियर हाइट गेज दिखाया है। ये वर्नियर ये ऊंचाई की माप को लेता है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से हम ऊंचाई, जब की ऊंचाई
को माप लेते हैं। तो यहाँ पर ये वर्नियर हाइट गेज है, इसका भी जो आपका लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है, यानी कि 20 माइक्रोन आपका इसका भी लिस्ट काउंट होता है। सेम वर्नियर कैलिपर और वर्नियर हाइट गेज के जो लिस्ट काउंट होते हैं वो मीट्रिक सिस्टम में 0.02 मिलीमीटर होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर है थर्ड साइन बार। मैंने आपको साइन बार पहले दिखाया था, ये साइन बार है। साइन बार की जो साइज ली जाती है वो रोलर के बीच की जो दूरी होती है उसको यानी कि साइन बार की साइज बोलते हैं। तो साइन बार जो है वो एक त्रिकोणमिति पर कार्य करता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में साइन के नियम पर कार्य करता है, इसी साइन के ही नाम से यहाँ पर इसको हम लोग साइन बार बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका आपको आंसर वो पता चल गया होगा, ये पिक्चर दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये इसमें इनसाइड माइक्रोमीटर है, इसके द्वारा भीतरी हम लोग माप लेते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर में देखिए दोस्त क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक फीड को नियंत्रित करता है। तो ये 18 नंबर का आपका क्वेश्चन रहा। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक फीड को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर टूल ज्योमेट्री और प्रयुक्त शीतलक, औजार की दृढ़ता, ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कटिंग स्पीड को नियंत्रित करता है। यहाँ पर जो औजार ज्यामिति यानी कि टूल ज्योमेट्री, रिजिडिटी ऑफ टूल, औजार की दृढ़ता, कट की गहराई। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑल ऑफ दीज, ये जो सभी हैं ये टूल की कटिंग स्पीड को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है। 20 नंबर में देखिए दोस्त क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है 20 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन, कर्तन गति को डॉट में व्यक्त किया जाता है। जो आपकी कर्तन गति होती है उसको व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट मीटर में, मिनट प्रति मीटर में, मीटर प्रति मिनट में या प्रति मिनट में। जो आपका कटिंग स्पीड होती है उसको हम लोग मीटर प्रति मिनट के व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो आज के लिए यहाँ पर मैंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार, धन्यवाद।